screw.in। इसके अंदर आइए हम लोग जीएसटी के कॉलम में जाते हैं और जीएसटी के कॉलम में हम चेक करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ है, वेब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी नंबर फॉर ट्रेड ऑन ई कॉमर्स CAIIT जो है, वो कहते हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दो ई कॉमर्स की। तो इसके अंदर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक लेटर इशू किया है श्रीमती निर्मला सीतारमन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो 14 अप्रैल की डेट है और सब्जेक्ट है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। इसमें है मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सेल्स। अब आज के दिन पे लॉ ये है जीएसटी का कि कोई भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सेल करता है तो उसको पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही वो कोई भी सेल कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कहती है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और जो भी ई कॉमर्स के थ्रू सेल आएगी उसमें कुछ भी हो सकता है, विद इन स्टेट भी सेल आ सकती है और आउटसाइड स्टेट भी सेल आ सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डे 1 से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया हुआ, इवन इफ आपकी सेल 1 रुपये भी नहीं है तब भी। बट इसके लिए वो कहते हैं कि एज पर एग्जिस्टिंग जीएसटी लॉ एनी पर्सन हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरली रजिस्टर अंडर जीएसटी इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ सच पर्सन। वो कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी सेल करते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है जीएसटी का, चाहे टर्नओवर कुछ हो या ना हो। Accordingly, even where turnover does not cross any threshold limit, such business would be required to register under GST and undertake all subsequent periodic compliance under GST. This requirement disintensifies MSME and small trader from digitization. We believe that there are significant benefit to small and micro trader adopting to online channel, which include access to market, access to portal, capital, enduring to pandemic induced distress, digitization and government revenue. इसके बाद सेकंड पॉइंट जिसमें हमेशा से ही ट्रेड बॉडीज कंप्लेंट करती रहती हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग एंड डीप डिस्काउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेन हेल्ड ई कॉमर्स कंपनीज इन वॉल्यूशन ऑफ FDI पॉलिसीज। अब वो कहते हैं कि ₹1, ₹5, ₹9 स्टोर जो हैं वो फॉरेन हेल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट चला रही हैं, जैसे कि शॉपी जो कि एक चाइनीज ओन्ड ई कॉमर्स कंपनी है, या फिर फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट ने उसको ओन करती है। तो ये लोग ₹5 स्टोर चलाते हैं और ₹5 स्टोर जो है वो एक रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्लस उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं। तो आप कहते हैं हाउ आर स्मॉल ट्रेडर एक्सपेक्टेड टू कम्पीट विद सच लॉस मेकिंग ₹1, ₹5 स्टोर्स। ये जो ₹1 और ₹5 स्टोर वाले कंपनीज है उनसे एक स्मॉल ट्रेडर कैसे कम्पीट करेगा, क्योंकि वो लॉस ही लॉस ले रही हैं। और अगर हम ई कॉमर्स वालों से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये तो हमारे ट्रेडर्स चला रहे हैं ये डिस्काउंट स्कीम। तो इसके लिए कि स्मॉल ट्रेडर का जो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और आप एक इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च करें, इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। तो जीएसटी के अंदर और न्यूज़ देख लेते हैं, और न्यूज़ क्या है जीएसटी के अंदर। फिर 12 अप्रैल की है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं OTP के रिगार्डिंग। अब जीएसटी के अंदर नोटिफिकेशन और सर्कुलर देख लेते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन या कुछ नया सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो ये 13 अप्रैल का है। सेंट्रल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर फॉर अप्रूवल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये भी राजस्थान की नोटिफिकेशन है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी न्यू नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है जीएसटी के अंदर। के अलावा आप जुडिशरी में जान लेते हैं कि अगर कोई लेटेस्ट केस लॉज आए हो तो जुडिशरी में केस लॉ है एड्रेस ऑन इनवॉइस नॉट मैच विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोस्ट फैक्टो अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट क्वैश पेनल्टी। आइए इसको पढ़ लेते हैं, इसके क्या फैक्ट है, फिर इसके बारे में जान भी लेते हैं। ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है 4 अप्रैल 2022 की, रिट पिटीशन नंबर 4958 ऑफ 2022। ये है एग्ले लैब्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर मद्रास हाई कोर्ट। तो जान लेते हैं इसके फैक्ट क्या है। कहते हैं इन दिस पिटीशन द पिटिशनर हैज चैलेंज द इम्प्यून ऑर्डर ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 129। By impugned order, the respondent has demanded a sum of 12 lakh rupees, 6 lakh plus 6 lakh. The petitioner is a new startup company and is engaged in the research and development of AGL and its utilization.
क्या कहते हैं कि 12,40,000 रुपये मांगे और न्यू स्टार्टअप कंपनी है, कुछ डेवलपमेंट और रिसर्च पे काम कर रही है। द petitioner placed purchase order on 7th of October for supply of specialized spray dryer and part thereof with Messrs ABP Engineering Ahmedabad, who had considered the same along with invoice bearing number 197 dated 28th of February। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है परचेज ऑर्डर प्लेस किया 7 अक्टूबर को, जिसको कि 28 फरवरी को इनवॉइस नंबर 197 के थ्रू डिलीवर किया। द गुड्स ऑल्सो अकम्प्लीट ईबे बिल एज पर द इनवॉइस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनी इज अंडर। अब इनका ये कंपनी का नाम था, एड्रेस था 5/150 साउथ करुमपथूर साउथ, पूरा एड्रेस तमिलनाडु का, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कहते द व्हीकल अलोंग विद स्प्रे डायर वर सीज्ड बाय रिस्पोंडेंट ऑन ग्राउंड दैट एड्रेस ऑफ कंसाइनी मेंशन्ड एज 5/150 पर नॉट अ प्लेस मेंशन्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ petitioner। अब वो कहते हैं 5/150 जो एड्रेस है वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे है ही नहीं। तो कहते हैं द लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner सबमिट दैट petitioner has entered into a rental agreement with one of the director of petitioner company who is running a proprietary concern at the said premise called TVL Pinnacle so and so, and the above said premise has been taken on rent by petitioner। अब वो कहते हैं कि जिस एड्रेस पे सामान भेजा गया उस एड्रेस पे कंपनी का डायरेक्टर जो है अपनी फर्म चला रहा है और कंपनी के डायरेक्टर ने वो एड्रेस जो है रेंट पे दिया हुआ है कंपनी को। कहते हैं पोस्ट फैक्टो द petitioner हैज आल्सो अमेंडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय इंक्लूडिंग द एड्रेस एट 5/150। अब उसके बाद जो है एसएससी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी अमेंड करा लिया है। फैक्ट ये है कि एक एड्रेस पे सामान जा रहा था जहाँ उस समय वो एड्रेस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे नहीं था, अब बाद में उसको ऐड कराया गया। अब जान लेते हैं आगे क्या होगा। द लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner सबमिट दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ सेक्शन 129 of the respective GST Act as a transportation by supplier from Gujarat not only accompanied tax invoice but also e-way bill showing sufferance of tax to the goods transported from Gujarat to petitioner। अब कहते हैं it is therefore submitted that impugned order is not sustainable। The learned counsel has also drawn the attention of this court to circular number 10/2019 issued by Commissioner of Commercial Tax। वो कहते हैं कि इसमें ई-वे बिल भी था, टैक्स इनवॉइसेस भी थी और कोई टैक्स चोरी का पर्पस भी नहीं था, इसीलिए ये पेनल्टी लगनी नहीं चाहिए। प्लस एक सर्कुलर का भी रेफरेंस दिया 10/2019। फिर कहते हैं अपोजिंग द प्रेयर द लर्नेड एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर सबमिट दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ऑफ petitioner रिवील दैट वन मिस M. Adhi is director of petitioner concern and also proprietor of so and so firm having address as 5/150। It is submitted that the place of delivery of consignment is also business place of so and so firm who is also in the same trade and thus there is attempt to evade tax। अब वो कहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है डायरेक्टर की वो भी उसी एड्रेस पे है तो और वो भी यही काम करती है, तो यहाँ पर जो है टैक्स की चोरी की कोशिश की गई है। It is further submitted that attempt was to clear the goods to said firm and therefore the impugned order cannot be interfered। क्या था कि वो गुड्स जो है डायरेक्टली प्रोप्राइटरी फर्म को दिए जाए, इसीलिए ये ऑर्डर जो है सही है और पेनल्टी कंफर्म की जाए। और कहते हैं कि जो सर्कुलर नंबर 10 है वो कोई रेलिवेंस का नहीं है यहाँ पे। अब कहते हैं आई हर्ड, अब कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं, आई हर्ड द काउंसिल फॉर petitioner एंड लर्नेड एडिशनल गवर्नमेंट लीडर and perused the impugned order and circular number so and so। Both the petitioner and respondent admit that as on date the above said address has been included in petitioner place of business in GST registration, thus there is a post facto inclusion of address which was mentioned in tax invoice raised by petitioner। वो कहते हैं कि पोस्ट फैक्टो मतलब बाद में ये एड्रेस जो है वो इंक्लूड कर लिया गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर। कंसिडरिंग द अबव फैक्ट आई एम इंक्लाइंड टू क्वेश्चन दी impugned order as there is no attempt to evade tax। वो कहते हैं कि इसमें कोई अटेम्प्ट ही नहीं है टैक्स इवेड करने का। और फिर कहते हैं कि एक और जजमेंट है रिट पिटीशन नंबर 5720 के अंदर जिसमें सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे।
There also post facto GST registration was amended and relief was therefore granted. The fact of present case and the fact above case are not different. Considering the same, I am inclined to allow this writ petition. Accordingly, writ petition is allowed. बेसिकली कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा केस है कि एड्रेस जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन नहीं है और वहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, तो फिर वो केस जो है उस केस में गवर्नमेंट जो है गुड्स को जब्त कर सकती है। अब ये बहुत ही रेलिवेंट केस है फ्यूचर के लिए भी, बाकी सारे केसेस के लिए, कि कभी भी आप अगर कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हैं कहीं पर भी, तो उस केस में आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे वो एड्रेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो सामान रास्ते में सीज हो सकता है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो जजमेंट आगे भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगी सब चीज़ों के लिए, जो भी लोग बाकी जीएसटी में बिल्स इशू करें या ई वे बिल बनाए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और जजमेंट देख लेते हैं गुजरात हाई कोर्ट की, 11 अप्रैल की है। स्पेशल लीव एप्लीकेशन नंबर 7115 ऑफ 2022। गुजरात हाई कोर्ट वॉर्न जीएसटी डिपार्टमेंट अगेंस्ट इशूइंग वेग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर। अब इसके फैक्ट जान लेते हैं। बेसिकली इसमें फैक्ट जो मुझे पढ़ के समझ आ रहा है वो ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल हुआ है, उसका ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने, बट वो ऑर्डर बहुत ही वेग है। और थोड़ा नीचे डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है उसके अंदर। अब ये है नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कहते हैं वेरियस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच हैज केम टू माय नोटिस अपीयर दैट योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड फॉर फॉलोइंग रीजन, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा इन कारणों की वजह से। इसमें है वाहन वती स्टील योर वैट ऑब्लिक सीएसटी नंबर कैंसिल्ड ऑन 25 फरवरी 2021। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई टू नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस। अब उन्होंने ये वाहनवती लिख दिया, वाहनवती स्टील। You are directed to appear before the undersigned on 9th of March. अब इसके बाद लिखा है फेलियर टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन अ स्टिपुलेटेड डेट और फेलियर टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग द केस विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टे। अब ये एक नोटिस दिया, अब इस नोटिस में पर्सन क्या जवाब दे, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या कहना चाहता है गवर्नमेंट ऑफिसर। और उसका रेफ्यूजी सर्टिफिकेट भी सस्पेंड कर दिया। इसके बाद कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट के आगे पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं कि आफ्टर द ऑर्डर केम टू बी पास ऑन 29th of March, the writ applicant was asked to file an application seeking revocation of such order. और फिर है द एप्लीकेंट प्रेफर्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन वंस अगेन ऑन एब्रड एंड वेग ऑर्डर केम टू बी पास बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2। अब कहते हैं कुछ और वेग ऑर्डर पास कर दिया। इसमें क्वेश्चन 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 जो है, अब देखो सारे के सारे ना क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। कहते हैं डज द अपोजिट ऑर्डर विद ओनली क्वेश्चन मार्क मेक एनी सेंस। अगर क्वेश्चन मार्क पास कर दिया उन्होंने। We fail to understand that respondent number 2 might not have felt even for a second as to what he was doing. We are at pain to observe as to on what basis the respondent number 2 could have even put his signature on such an order. When he signed the order, it means he is approving the content of the order. अब कहते हैं नानावती द लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर रिट एप्लीकेंट, मतलब जो एसएससी के लिए अपेयर हो रहा है, very empathetically submitted that this is a fit case in which respondent number 2 should be proceeded for contempt of court. वो कहते हैं कि इसको contempt of court के लिए प्रोसीड किया जाना चाहिए। He pressed very hard for issue of notice to respondent number 2 for contempt. Mr. Nanavati is fully justified in making such a submission. However, we are not issuing any notice for contempt today with a warning to respondent number 2 that henceforth if this court come across any such vague order or show cause notice duly signed by him
then what he will be his last day in the office. तो कहते हैं कि अगर दोबारा से कभी ऐसा कोई वेग शोकॉज नोटिस इस पार्टी ने इशू किया तो वो उसका उस दिन ऑफिस में लास्ट डे होगा. There is nothing which we can say anything further in this matter. The order dated 29th of March cancelling the registration is hereby quashed and set aside. The so-called order dated 5th of April is also hereby quashed and set aside. With the posted GST registration with applicant stand restored forthwith. तो कहते हैं कि अगर आगे ऐसा कोई है, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है कि अगर वेग नोटिस इशू करते हैं तो उस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाके वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं. इस केस में भी जैसे यही हुआ कि शो कॉज नोटिस में एक लाइन दे दी गई, वाहनवती स्टील योर वैट नंबर CST नंबर इज कैंसल्ड ऑन 25th of February 2021. अब आगे पढ़ लेते हैं. इसका नाम क्या है कंपनी का? इसका नाम भी वाहनवती स्टील सी है. बेसिकली जो वैसे मुझे समझ आ रहा है तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इस पार्टी का पहले से कोई GST नंबर होगा क्योंकि कैंसिल कर दिया गया होगा, उसके लिए नोटिस इशू किया गया होगा और इसने सेकंड GST नंबर पार्टी ने ले रखा होगा. एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं नेट पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है गलत है. पार्टी का GST नंबर, हाँ इसका पैन नंबर है पार्टी का. तो कॉपी करके gst.gov.in पे चलते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा. सर्च बाय पैन, इस पार्टी के नाम पे कितने GST नंबर है. तो हमने चेक कर लिया इस पैन नंबर पर एक ही GST नंबर है. ठीक है, खैर ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हम चेक कर रहे थे. तो बेसिकली इनका है वाहनवती स्टील योर वैट नंबर इन सो एंड सो इज कैंसल्ड ऑन 25th of February. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेते हैं. नेक्स्ट केस पे चलते हैं. मद्रास हाई कोर्ट का है. फुल एड्रेस ऑफ बायर नॉट मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, हाई कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ गुड्स एंड व्हीकल ऑन पेमेंट ऑफ 25% ऑफ पेनल्टी. मद्रास हाई कोर्ट का 5 अप्रैल का, ये भी रिट पिटीशन है. आइए इसको भी पढ़ लेते हैं. यह है फुल एड्रेस ऑफ बायर नॉट मेंशन्ड ऑन इनवॉइस. अगर बायर का पूरा एड्रेस इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं है. अभी आज ही हमने केस पढ़ा है जिसमें कि जो सेलर है या जहाँ गुड्स डिलीवर होने थे उसमें एड्रेस इनकरेक्ट था. वो एड्रेस था जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे है ही नहीं. अब यहाँ पर है फुल एड्रेस ऑफ बायर नॉट मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, हाई कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ गुड्स एंड व्हीकल ऑन पेमेंट ऑफ 25% ऑफ पेनल्टी. इसको पढ़ लेते हैं. द पेटिशनर परचेज गुड्स कॉल्ड सीमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अब जो पेटिशनर है RKS एजेंसीज, उसने सामान मंगाया आंध्र प्रदेश से, सीमेंट. Whereas the petitioner is having a branch office at Coimbatore, which is destination where the purchased goods has to reach. When the goods were transported, the vehicle was intercepted by respondent revenue squad and they found that there is violation in invoice that full address of buyer has not been mentioned. Coimbatore का full address नहीं mention है. For the said violation and also some alleged violation that there is no activity in Coimbatore branch where the address has been given by petitioner buyer that since has been shown as receiving end of buyer's office. For such violation, the revenue detained the goods and therefore in lieu of that they issue notice on 7th of March 2022. अब वो कहते हैं कि उनकी जो ब्रांच है कोयम्बटूर में, वहाँ पर तो कोई एक्टिविटीज ही नहीं होती. ये एलिगेशन लगाया और एड्रेस कंप्लीट नहीं है. तो इन दो कंडीशंस पे उन्होंने गुड्स को डिटेन कर लिया. अब कहते हैं ब्रांच ऑफिस ऑफ पेटिशनर लोकेटेड एट कोयम्बटूर एज क्लेम्ड बाय पेटिशनर इज अ नॉन फंक्शनल ऑफिस where on inspection it was found by revenue that no such activity of buying or stocking anything taken place. अब इंस्पेक्शन भी कर लिया रेवेन्यू ने कि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है. Therefore, cumulatively considering all these, such a fine has been imposed through the order dated 11th of March, and that order since is the final order, it is standing on the petitioner
However, the petitioner has only challenged the present communication dated 7th of March, which is only a notice, even though in the operative portion of said notice, which is impugned therein, it has been stated that amount shall be paid within 3 days. और फिर आगे पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा है कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दो, और जो petitioner है वो ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो 7 मार्च के नोटिस को चैलेंज कर रहा है. Even though the petitioner's counsel says or indicate that only a sum of 5,000 will be normally imposed, that kind of arrangement is not agreeable for the learned additional government pleader. For the respondent, as according to him, there is violation a recurring one from petitioner. Therefore, a large fine has to be imposed. अब वो कहते हैं कि petitioner जो है, ये जो वकील है petitioner का, वो कहता है कि नॉर्मली 5,000 रुपये का ही फाइन लगता है ऐसे केसेस में. बट गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है वो कहते हैं ये रेकरिंग वन है, बार बार ऐसी मिस्टेक हो रही है, इसलिए एक लार्जर फाइन लगना चाहिए एसएससी पे. Considering the fact and circumstances of the case and to balance the interests of both sides, this court is inclined to impose this writ petition with the following order. अब कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है that the petitioner on payment of 25% or demand of penalty in each of the case the goods and vehicle in question detained by respondent shall be released. अब वो कहते हैं कि 25% डिमांड को पे कर दो और जो व्हीकल और गुड्स है दोनों को छोड़ दिया जाएगा. Such payment is without prejudice to right of petitioner to urge or raise before appellate authority against final order now has been passed on 11th of March if he advised to do so. अब वो कहते हैं कि 25% जो जमा करा रहे हैं ये, इसके बाद ऐसा नहीं कि एसएससी का राइट टू अपील खत्म हो जाएगा, पर एसएससी अपील में जा सकता है और अपील में जाके जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा अथॉरिटीज का. It is made clear that if he has not paid 25% of demand, the goods and vehicle need not be released. कि अगर उन्होंने पे नहीं किया तो गुड्स या व्हीकल को रिलीज मत करो. It is further made clear that after paying the 25% penalty above and the goods and vehicle are released, against which subsequently if the petitioner had not chosen to assail the order of final penalty dated 11th March after lapse of 3-month period from date of releasing of goods, it is open to respondent to proceed in accordance with law the 11th March order for recovering the remaining amount of penalty. अब कोर्ट कहता है कि हम पेनल्टी को ख़त्म नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि जितने पैसे ऑर्डर के अंदर लिखे हैं उसका 25% पे करो, अपना गुड्स और व्हीकल रिलीज कराओ, और अब जो लीगल रेमेडी है अपील फाइल करने की उसको चूज करो, उसके हिसाब से जो भी डिसीजन होगा अपीलेट अथॉरिटी में उसके हिसाब से आप लीगली एक्ट करो. और अगर 25% जमा नहीं कराया तो गुड्स रिलीज नहीं होंगे. तो आज हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ ली. एक में क्या था कि एड्रेस जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में था नहीं, एक में इनकम्प्लीट था, और इस केस में जब इंस्पेक्शन हुई फिजिकली तो पता चला कि वो तो नॉन फंक्शनिंग ब्रांच है. अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट है 8 अप्रैल की, सिविल अपील नंबर सो एंड सो अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर सो एंड सो, ऑगस्टान टेक्सटाइल कलर लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है इसके अंदर, फैक्ट जान लेते हैं. द इशू टू बी कंसिडर्ड हियर इज वेदर द बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन in respect of work contract granted in the process of revival of industry under the relevant provision of Sikh Industrial Companies Act based on Karnataka government communication dated 20th March can be withdrawn by subsequent government order dated 11th of November 2006. ये बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दी थी सिख इंडस्ट्री रिवाइवल के लिए और बाद में उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया 2006 में. तो इसके ऊपर है, इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. आगे हम देखते हैं गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्टेड फिजिकल इश्यूएंस ऑफ नोटिस टिल क्लियरेंस ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस इन GSTN. ये हम लास्ट वीडियोस तक पढ़ चुके हैं इसको. जब तक कि GSTN में प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक मैनुअल नोटिस इशू किए जाएँ. तो GST में आज के लिए इतना ही.